अब हाइपरकैलेमिया में हम इसे इस वजह से देते हैं कि जब ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप ब्लॉक होगा लूप डायूरेटिक्स की वजह से, जब ये पंप ब्लॉक होगा तो पोटेशियम की नॉर्मल रिसाइकलिंग नहीं होगी। जब पोटेशियम की नॉर्मल रिसाइकलिंग नहीं होगी तो यहाँ पे जो है ड्राइविंग फोर्स भी जनरेट नहीं कर सकेगी। जब ड्राइविंग फोर्स जनरेट नहीं करेगी तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो पैरासेलुलर पाथ की वजह से होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा कि जब हम ये ड्रग्स देंगे तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा हम इसे हाइपरकैलेमिया में भी यूज करते हैं। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है कि डिक्रीज कर जाएगी जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ नहीं होगी। तो हाइपरकैलेमिया में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो जब हम ये इनहिबिटर लूप डायूरेटिक्स देंगे तो ये पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया वापस रिवर्स होगा। इसके अलावा हम इसे हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन क्यों होगी कि जब किडनी को नॉर्मल ब्लड नहीं मिलता तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से, क्योंकि एडीआई तो रिलीज हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी और हाइपरटेंशन होगी। इस वजह से क्या होगा कि जब हम ये देंगे तो लूप डायूरेटिक्स देंगे तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन को रिवर्स किया जा सकता है। इसके अलावा ये रीनल फेलियर में भी हम दे सकते हैं, क्योंकि रीनल फेलियर में क्या है कि किडनी नॉर्मल फिल्टर नहीं करता, तो जब किडनी नॉर्मल फिल्टर नहीं करेगा तो रीनल फेलियर को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर इनकी कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो ये होगा कि किडनी को नॉर्मल रिवर्स हो सकता है कि ब्लड मिले, क्योंकि रीनल फेलियर इस वजह से होता है कि जब ब्लड हार्ट पंप ना करेगा, किडनी रिटेन करता रहेगा, तो ये होगा कि किडनी को नॉर्मल ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से रीनल फेलियर भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा और हार्ट क्या करेगा कि फिर ब्लड पंप कर सकेगा। जब ब्लड पंप करेगा तो किडनी को नॉर्मल ब्लड मिलेगा, तो रीनल फेलियर जो है रुक सकता है। लेकिन ये है कि हम इसकी प्रोग्रेशन जो है ज्यादा होती है इसकी, इस वजह से ये है कि उसको हम कंडीशन को कुछ कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये एनाइन ओवरडोज में भी यूज होता है। एनाइन ओवरडोज में क्या होता है कि अगर हमने आयोडाइड, ब्रोमाइड या फ्लोराइड अगर हमने ये ले लिए हैं टॉक्सिक डोज में, तो ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन भी, क्योंकि थिक असेंडिंग लोब में यहाँ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे होगी, तो जब इनकी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लूप डायूरेटिक्स यूज करेंगे तो इनकी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगी, इस तरह इनकी टॉक्सिसिटी को भी कम किया जा सकता है। ये इसके जो है नॉर्मल जो है थेरेप्यूटिक यूज थे। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट, सबसे पहले इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये एक्यूट हाइपोवोलेमिया काज करता है। एक्यूट हाइपोवोलेमिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 25% सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जब 25% सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज होगी, और सोडियम क्योंकि वाटर को भी साथ ट्रांसपोर्ट करता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, तो इस वजह से क्या होगा कि यूरिन मार्क डायूरेसिस होगी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हमने ज्यादा डोज में ले लिया तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से एक्यूट हाइपोवोलेमिया होगा, और जब एक्यूट हाइपोवोलेमिया होगा इसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकती है और उसके साथ शॉक होगा। दूसरा ये हाइपोकैलेमिया काज करता है। हाइपोकैलेमिया की दो काजेज हैं। एक काज तो ये है कि पोटेशियम की नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे जब ये पंप काम नहीं करेगा, को ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता, तो पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से पोटेशियम यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट होगा, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक सेगमेंट में अगर किडनी के, ये बात याद रखनी है कि एक सेगमेंट में अगर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज किया जाए तो जो नेक्स्ट सेगमेंट होते हैं वहां पे रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप डिस्टल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे ज्यादातर सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम ज्यादातर वहां पे एक्सक्रीट होगा, और जब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप डिस्टल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ज्यादा काम करेगा तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ब्लड में और सोडियम ज्यादातर रीअब्सॉर्ब होगा, इस वजह से भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तीसरे नंबर पे हाइपोमैग्नीसिया। हाइपोमैग्नीसिया इस वजह से होगा कि अगर पोटेशियम की नॉर्मल रिसाइकलिंग नहीं हो रही है रीनल आउटर मेडुलरी चैनल के थ्रू,
तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स डिवेल्प नहीं करेगी। जब ड्राइविंग फोर्स डिवेल्प नहीं करेगी तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम को यहाँ पे पुशिंग फोर्स मिल रही थी वो अब डिक्रीज कर देगी। जब मैग्नीशियम को पुशिंग फोर्स कम होगी तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होगा कि वो भी यूरिन में इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से हाइपोमैग्नीसिया हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों नहीं होता? हाइपोकैल्सीमिया इस वजह से नहीं होता कि कैल्शियम की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन तो डिक्रीज हुई है, लेकिन आगे डिस्टल सेगमेंट में क्या होगा कि पैराथायराइड हार्मोन के या विटामिन डी के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जब ब्लड में कम होगी विटामिन डी या पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। इस वजह से हाइपोकैल्सीमिया नहीं हो सकता, अलबत्ता हाइपोमैग्नीसिया होगा। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया होता है, क्योंकि लूप डाययूरेटिक से इन्होंने ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होना है। फिल्टर जब होंगे तो ये कंपीट करते हैं यूरिक एसिड के साथ फिल्टर होने में। जब ये ज्यादा फिल्टर होंगे तो यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। जब यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन कम होगी तो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो अर्थराइटिस, गॉउटी अर्थराइटिस के पेशेंट है उनमें ये एडवर्स कंडीशन काज कर सकता है कि अर्थराइटिस है उसको मजीद बढ़ा सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा तादाद में, ज्यादा अमाउंट में वो जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस वजह से गॉउटी अर्थराइटिस है जो कंडीशन एडवर्स हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक एसोसिएटेड यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा कि एडीएच को रिलीज करेगा। एडीएच क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वाटर की कंसंट्रेशन एडीएच के अंदर क्या होगी कि इंक्रीज होगी, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है इस लूप डाययूरेटिक की वजह से। जब वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डाइल्यूट होता जाएगा। जब डाइल्यूट होता जाएगा तो उसके सल्यूट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए यूरिक एसिड की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इसको कहते हैं हाइपोवोलेमिक एसोसिएटेड यूरिक एसिड रीअब्सॉर्प्शन। इस वजह से क्या होगा कि ये भी गॉउटी अर्थराइटिस में जो है मजीद उसको एडवर्स कर सकता है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी है, रिवर्सिबल और परमानेंट हियरिंग लॉस, ये हमारे थे नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज और ये है इस लूप डाययूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 10% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और इसको डायल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं किडनी का। नेफ्रॉन का डायल्यूटिंग सेगमेंट भी है। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले है जो उसको भी डायल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं नेफ्रॉन का, क्योंकि वहाँ पे 25% सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है और वाटर वहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों? उस वजह से क्या होगा कि सल्यूट की कंसंट्रेशन यूरिन में कम हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। लूप ऑफ हेनले भी डाइल्यूटिंग सेगमेंट है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये भी डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की तरह सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि ल्यूमन में से सोडियम को और क्लोराइड को यहाँ से पंप करता है इनसाइड द सेल, और इस वजह से पंप करता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो यहाँ पे सोडियम को सेल से इंटरस्टिशियम में पंप करता है और पोटेशियम को इनसाइड द सेल, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है। उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन सोडियम क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव डिफ्यूजन होती है सोडियम की और उसके साथ क्लोराइड की रीअब्सॉर्ब होता है। इस तरह सोडियम जो है 10% डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट को मैकुला डेंसा कहते हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन, जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज होती है तो मैकुला डेंसा का फंक्शन है कि वो रेनिन वगैरह रिलीज करता है और वापस वो ब्लड में कंसंट्रेशन सोडियम की होगी या वाटर की, वो एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। इसके अलावा दूसरी बात कि यहाँ पे कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन भी होती है। कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन के अंदर है। हमने पढ़ा है कि लूप ऑफ हेनले में कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है ड्राइविंग फोर्स पोटेशियम चैनल की वजह से, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम चैनल नहीं होते। रेनल आउटर मेडुलरी चैनल यहाँ पे नहीं होते।
क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम चैनल नहीं है, इस वजह से पोटेशियम की रीसाइक्लिंग भी नहीं होगी। जब पोटेशियम की रीसाइक्लिंग नहीं होगी तो ड्राइविंग फोर्स भी जनरेट नहीं करेगी। लेकिन कैल्शियम की कंसंट्रेशन, यहाँ पे कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन आके यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे एक चैनल बनाएगा जिसके थ्रू कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी। कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल में होती है, लेकिन वो पोटेशियम की रिसाइक्लिंग की वजह से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम चैनल ही नहीं है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन के अंदर कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी और ये जो कैल्शियम यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर के थ्रू एटीपीएस पंप है और यहाँ से ये ब्लड इंटरस्टिशियम में चला जाएगा और फिर ये ब्लड में चला जाएगा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। ये थी डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल में जो नॉर्मल रीअब्सॉर्प्शन होती है सोडियम क्लोराइड की। अब जो ड्रग्स एक्ट करती हैं डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल में, उनको कहते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, एक है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड और क्लोरथेलिडोन। ये 3 ड्रग क्या करती हैं कि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसको ब्लॉक करती हैं। जब ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगी तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगी। जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो इस तरह क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम ज्यादा है वो कम हो जाएगा। अब इसका पहला एक्शन तो यह है कि सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। दूसरा एक्शन यह है कि ये वस्कुलर स्मूथ मसल है जो उनको रिलैक्स करवाता है। थायराइड डायूरेटिक्स क्या करती है, वस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाती हैं और वेनोडाइलेशन करवाती हैं। अब इसके नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज कि थायराइड डायूरेटिक्स हम किन किन कंडीशन में यूज करते हैं। पहला हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन इस वजह से कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो हार्ट का जो इनपुट है वो भी इंक्रीज करेगा। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब हार्ट का इनपुट इंक्रीज कर जाएगा तो हार्ट को ज्यादा बार ब्लड पंप करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम के रेज होने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन डेवलप होगी। जब हम ये यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को एक्सक्रीट करवाएंगे यूरिन में और इसके साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट होगा। जब ये सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों एक्सक्रीट होंगे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और इस तरह हाइपरटेंशन भी कम हो जाएगी। दूसरा हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जब नॉर्मल ब्लड पंप नहीं करता, जिस तरह लूप डायूरेटिक्स में है कि हार्ट जब नॉर्मल ब्लड पंप नहीं करता तो किडनी को ब्लड नहीं मिलता। जब किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा कि फ्लूइड की रिटेंशन शुरू कर देगा और फ्लूइड की रिटेंशन होने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट में वापस जो ब्लड आएगा वेनस सर्कुलेशन से वो इंक्रीज करेगा। और हार्ट फेलियर में क्योंकि हार्ट पहले से ही ब्लड पंप नहीं कर सकता, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से हार्ट पे बर्डन इंक्रीज होगा तो हार्ट फेलियर मजीद एडवर्स होता जाएगा। उसको हार्ट फेलियर को रिवर्स करने के लिए हम थायराइड डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीयूरिया में क्या होता है, क्योंकि थायराइड डायूरेटिक्स से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करती है और हाइपरकैल्सीयूरिया में क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रीनल स्टोन बन सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का या कैल्शियम यूरेट का स्टोन बन सकता है। इस वजह से क्या करते हैं कि ये थायराइड डायूरेटिक्स कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं और यूरिन में पास नहीं होने देते। जब हम ये यूज करेंगे तो हाइपरकैल्सीयूरिया में क्या होगा कि कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगी और यूरिन में कैल्शियम कम होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन बनेगा वो नहीं बन सकेगा। चौथे नंबर पे हम इसे डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं। कौन सी डायबिटीज इंसिपिडस? नेफ्रोजेनिक। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, दो किस्म की डायबिटीज इंसिपिडस होती है, एक सेंट्रल होती है और एक नेफ्रोजेनिक होती है। सेंट्रल में क्या होता है कि एडीएच प्रोड्यूस नहीं होता। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको कोई डैमेज हो गया तो एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर ज्यादा तादाद में यूरिन में एक्सक्रीट होगा। जब वाटर ज्यादा एक्सक्रीट होगा तो इसके कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। उसको हम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और ये जो है नेफ्रोजेनिक को डिफरेंशिएट करने के लिए डेस्मोप्रेसन देते हैं, वो एडीएच लाइक एनालॉग है। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि नेफ्रॉन किडनी का जो सेगमेंट है, जो डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल है या कोई भी, वो क्या करते हैं, डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल नॉर्मल रिस्पांस नहीं करते हैं एडीएच को।
क्योंकि हम अगर लिथियम यूज़ करेंगे जो मेनिक डिजार्डर, डिप्रेसिव डिजार्डर या कोई और ड्रग करेंगे तो वो क्या करती हैं कि इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं एडीएच के। जब वो एडीएच के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो एडीएच नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकेगा। जब एडीएच नॉर्मल एक्ट नहीं करेगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डायबिटिक इंसिपिडस में ज़्यादा जो वाटर लॉस हो रहा है उसमें हम जब थायराइड डाययूरेटिक्स यूज़ करेंगे तो वो एडीएच के जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। इस तरह डायबिटिक इंसिपिडस को हम ट्रीट कर सकते हैं। ये इसके नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज थे। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, पहला एडवर्स इफेक्ट है इसका हाइपोक्लीमिया। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसका हाइपोक्लीमिया। हाइपोक्लीमिया क्यों होता है कि जब एक सेगमेंट में जो इसका डिस्टल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, अगर यहाँ पे इस पोटेशियम की जो है रीअब्जॉर्प्शन अगर सोडियम की नहीं होगी तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल भी काम नहीं कर सकेगा। लेकिन जो लेट सेगमेंट है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल ज्यादा काम करेगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम सोडियम पोटेशियम के साथ एटीपीएस काम करेगा और पोटेशियम इंटरस्टीशियम से यहाँ सेल में सेल से यूरिन में चला, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोकैलेमिया हो सकता है। दूसरे नंबर पे हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया इस वजह से होगा कि जब सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है तो साथ वाटर भी लेके जा रहा है, लेकिन वाटर क्योंकि एडीएच मैकेनिज्म है, थर्स्ट मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वाटर तो वापस हो जाएगा रिवर्स, लेकिन जो सोडियम है उसका जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसके अलावा हाइपरयूरिसीमिया, थायराइड डाययूरेटिक्स हैं जो वो यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करती हैं फिल्ट्रेशन में, तो जब ये कम्पीट करेगी तो यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज, इसकी वजह से गouty आर्थराइटिस भी काज कर सकता है। हाइपोवोलेमिया भी काज कर सकते हैं क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होगा साथ वाटर भी जाएगा, इस तरह ये होगा कि कंसंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि थायराइड डाययूरेटिक्स कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं और जब इनकी टॉक्सिसिटी होगी तो उस वक्त क्या होगा कि हाइपर कैल्सीमिया होगा कि ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया इस वजह से होगा कि नॉर्मली पोटेशियम हमें रिक्वायर होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन की रिलीज के लिए, लेकिन जब हाइपोकैलेमिया होगा तो उस वक्त पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और नॉर्मल इंसुलिन की रिलीज नहीं होगी। जब इंसुलिन की रिलीज नहीं होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो होता ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज कर जाएगी, इस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ये इसके नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट थे। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सिस्टम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सिस्टम में तीन जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अब जब 2 से 3 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जब आपस में मिलेंगी तो कलेक्टिंग डक्ट बनेगी। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर डक्ट में भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम ब्लड में से सेल में से ब्लड में पंप होगा और पोटेशियम ब्लड में से इनसाइड द सेल पंप होगा, और यहाँ पे अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन स्पेशल चैनल है सोडियम के लिए। जब सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल डिक्रीज करेगी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से, उस वक्त सोडियम यहाँ पे ल्यूमन में से ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ल्यूमन में से इनसाइड द सेल लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा सोडियम चैनल के थ्रू। जब सोडियम यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। इसके अलावा ये पोटेशियम जो एक्सचेंज हुआ है ये पोटेशियम चैनल के थ्रू यहाँ से ल्यूमन में चला जाएगा और यूरिन में एक्सक्रीट कर देगा। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ना, एल्डोस्टेरोन है वो अपना इफेक्ट करता है, उसके यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन नॉर्मली मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इसी तरह जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन वो भी इंक्रीज होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी। अब इसके लिए हम जो है यहाँ पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। ये प्रिंसिपल सेल है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, इनको प्रिंसिपल सेल कहते हैं। ये प्रिंसिपल सेल सोडियम पोटेशियम की एक्सचेंज से रिलेटेड है। अब ये होता है कि
एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा होगा, अब थेरेप्यूटिक यूज किया स्पाइरिनो, ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग में स्पाइरिनोलेक्टोन, एप्लीरेनोन, ये दो ड्रग्स हैं जो स्पाइरिनोलेक्टोन, एप्लीरेनोन, ये दो ड्रग जो हैं एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। जब ये आएंगे यहाँ पे तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है वो डिक्रीज कर दे। अब इनके थेरेप्यूटिक यूज क्या है? पहले नंबर पे हम इन्हें एडिमा में इस्तेमाल करते हैं। एडिमा इस वजह से होता है कि जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो या लिवर सिरोसिस होगी तो एल्बुमिन है वो कम हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो एल्बुमिन जो है यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा, उस वजह से एडिमा होगा। और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। जब सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो साथ वाटर भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, उस वजह से भी जो है क्या होगा कि इंक्रीज होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, और इस वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल एडिमा जो है वो ज्यादा होगा। तो एडिमा में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि ये इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। दूसरे नंबर पे हम इसे हाइपोकैलेमिया में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थायराइड डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक्स की वजह से मार्क डायूरेसिस होती है और उसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्सक्रीट होता है और सोडियम जो है वो ज्यादा कम एक्सक्रीट होगा, तो उस वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स, उस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हम यूज करते हैं कि पोटेशियम जब नहीं होगा तो हार्ट में नॉर्मल डीपोलराइजेशन नहीं हो सकेगी। जब नॉर्मल डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हार्ट नॉर्मल पंप नहीं करेगा और हार्ट फेलियर एडवर्स होगा। उस वजह से हम पोटेशियम की नॉर्मल वापस जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन में लाने के लिए पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग यूज करते हैं। चौथे नंबर पे रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन ये है कि जब हमने लूप डायूरेटिक्स यूज की उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, या हमने थायराइड डायूरेटिक्स यूज की ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ। जब 2 से 3 ड्रग हमने यूज की ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ तो फिर हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग यूज करते हैं कि जो क्या करेंगी कि पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करेंगी और सोडियम को ये ब्लॉक करेंगी और इस वजह से हाइपरटेंशन को कम करेंगी। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में क्या होता है कि सिस्ट बन जाती है ओवरी में, और ये क्या करती है कि जो स्पाइरिनोलेक्टोन है, जो मेन स्पाइरिनोलेक्टोन है, ये ब्लॉक करती है जाके एंड्रोजन के रिसेप्टर को। जब एंड्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो स्टीरॉइड की सेंसिस नहीं होगी और सिस्ट की प्रोग्रेशन रुक जाएगी, वो रिग्रेस कर जाएगी। ये इसके नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज थे। इसके अलावा जो 2 और ड्रग्स हैं, इसके ट्राइएम्ट्रिन और अमाइलोराइड, ये यहाँ पे जो ई-नेक एंडोथेलियल सोडियम चैनल है इनको ब्लॉक करेगी। जो फर्स्ट ग्रुप है स्पाइरिनोलेक्टोन और एप्लीरेनोन, ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, और जो सेकंड ग्रुप है ट्राइएम्ट्रिन अमाइलोराइड वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर। इसी तरह दोनों जो हैं वो क्या करेंगी कि सोडियम की कंसंट्रेशन को कम करेगी। जब अब पहले क्या होगा, जब ये रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कम नहीं कर सकेगा। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कम नहीं कर सकेगा तो इनसाइड द सेल सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, इस वजह से सोडियम यहाँ से ह्यूमन यूरिन में से इनसाइड द सेल नहीं आ सकेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पंप काम नहीं कर रहा। अब दूसरे नंबर पे है ये ट्राइएम्ट्रिन और अमाइलोराइड। ये किस तरह पोटेशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं? ये जब ई-नेक सोडियम के चैनल को ब्लॉक करेंगी, जब सोडियम का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है इसकी ब्लॉक होने की वजह से। जब ये कम हो जाएगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा, यहाँ से पोटेशियम यहाँ पे सेल के अंदर नहीं आ सकेगा, और इस वजह से क्या होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन फिर भी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ये जो है पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग, इनकी ये नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो पोटेशियम की एक्सेसिव अमाउंट जो है वो वापस रिटेन हो जाएगी। जब ज्यादा पोटेशियम रीअब्सॉर्ब होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस वजह से हाइपरकैलेमिया होगा।
और गैनिकोमस्तिया है कि इसमें ये होगा कि ये एंड्रोजन के रिसेप्टर को जाके, क्योंकि ये स्टीराइड की सेंसिस को इंक्रीज करते हैं, और मेनली स्पाइरिनोलेक्टोन। ये बात याद रखनी है कि सिर्फ स्पाइरिनोलेक्टोन है जो स्टीराइड की सेंसिस को इंक्रीज करता है। जब स्टीराइड की सेंसिस इंक्रीज होगी तो गैनिकोमस्तिया होगा। उसको ब्लॉक करने के लिए ये जब स्पाइरिनोलेक्टोन अगर टॉक्सिसिटी होगी तो इस वजह से क्या होगा, गैनिकोमस्तिया हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि जब पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन की ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये इसके नॉर्मल थेरेप्यूटिक और एडवर्स इफेक्ट पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग के।